महाराष्ट्र में हार के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट के नेता बेचैन हैं। उद्धव ठाकरे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत उद्धव ठाकरे की राजनीतिक हैसियत को खत्म करने में लगे हुए हैं। हार के बाद उद्धव ठाकरे मंथन कर रहे हैं कि कैसे अब फिर से अपनी पार्टी को खड़ा करें, लेकिन संजय राउत को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। ऐसे में ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली में संजय राउत ने कांग्रेस से कोई डील कर लिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने का। वैसे भी अब संजय राउत को उद्धव ठाकरे से कोई राजनीतिक फायदा होने वाला नहीं है। संजय राउत को फिर से राज्यसभा जाना है तो कांग्रेस और शरद पवार की भक्ति में लीन रहना होगा। वही संजय राउत कर भी रहे हैं, लेकिन संजय राउत से अलग उद्धव ठाकरे ये संकेत दे रहे हैं कि वो हिंदुत्व के रास्ते पर लौट सकते हैं। महाराष्ट्र में अब बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के पूर्व पार्षदों के साथ बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा है कि बीएमसी चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को जनता के बीच ले जाएं। शिवसेना हिंदुत्व के लिए पहले से लड़ती रही है, आज भी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। दर्शकों, अब सवाल उठ रहा है कि जब उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं तो संजय राउत क्यों हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। क्या संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने की सुपारी ले ली है? इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे संजय राउत उद्धव के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हार के बाद से ही संजय राउत तिल मिलाए हुए हैं और बौखलाहट में वो जो कर रहे हैं उससे उद्धव ठाकरे की पार्टी का और नुकसान हो सकता है। दर्शकों, लगता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की मदद नहीं बल्कि उनका बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं। राउत कहीं भी शुरू हो जाते हैं और बिना अपने राजनीतिक विचारों को जाने अनाप शनाप आलाप करने लगते हैं। संजय राउत ही वो आदमी है जिनके लिए कहा जाता है कि ठाकरे को बीजेपी से अलग करवाया और खुद किसी बड़े पद पर आसीन हो जाना चाहते थे। राउत ही वो आदमी है जो ठाकरे की तरफ से कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से बात किया करते थे, लेकिन अब उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक समय में ठाकरे जूनियर और ठाकरे सीनियर को भी अलग कर देंगे। दरअसल वोट बैंक के लिए संजय राउत अब बदल चुके हैं। संजय राउत जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पर चलते थे वो अब कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं। संजय राउत अब समझ गए हैं कि अब असली शिवसेना शिंदे के पास है। ऐसे में अब उन्हें कांग्रेस और उनके समर्थकों के वोट बैंक से ही काम चलाना होगा, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमें कांग्रेस से अलग होकर हिंदुत्व के एजेंडे पर फिर से आना चाहिए। लेकिन संजय राउत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब संजय राउत आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्म है। विपक्ष के नेता उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरएसएस चीफ पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। संजय राउत ने कहा है कि मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है और कितना बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन, ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह आपकी सरकार यूसीसी लाना चाहती है और बीजेपी के जो पेरेंट्स बॉडी है आरएसएस, वो कहती है बच्चे बढ़ाओ। संजय राउत ने आगे कहा कि हमारा देश खतरे में है। नौकरी दे रही है क्या सरकार? किसानों का दाम दे रही है क्या सरकार? पढ़ाई दे रही है सरकार फ्री में क्या? ठीक है, मोहन भागवत बुजुर्ग आदमी है, लेकिन पीएम मोदी जी बताएं कि अगर हिंदू खतरे में है तो इनकी पॉलिसी की वजह से पूरे विश्व में हिंदू खतरे में है। दर्शकों, संजय राउत जिस तरह से बचकाने बयान देते हैं उससे और उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही है। वही संजय राउत के बयानों को लेकर बीजेपी ने उन पर निशाना साधा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कहा है कि यदि बीजेपी और अविभाजित शिवसेना ने सहयोगी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा होता तो महायुति को मिली जीत से कहीं अधिक बड़ी जीत होती। दानवे ने कहा कि शिवसेना संजय राउत की वजह से टूटी। आप 6 महीने इंतजार करें, वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच भी दरार पैदा करेंगे। दानवे ने कहा कि अगर शिवसेना नहीं टूटी होती और उसने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो हमारी जीत अब तक मिली जीत से भी बड़ी होती। 2019 में भी हमने विधानसभा चुनाव आराम से जीते थे। दर्शकों, जिस तरह की बात संजय राउत के लिए हो रही है उससे एक बात तो साफ है कि क्या संजय राउत उद्धव के लिए शकुनी होते जा रहे हैं। दर्शकों, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए संजय राउत अब आरएसएस की भी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि करारी हार के बाद भी संजय राउत क्यों कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वो पार्टी को फायदा करवा रहे हैं या नुकसान, ये बड़ा सवाल है।
बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद से ही उद्धव गुट के नेता तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत से लेकर पार्टी के तमाम नेता हार के बाद बयानबाजी कर रहे हैं। उद्धव की शिवसेना को लोगों ने नकार दिया, लेकिन उनके नेता हार स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे चिंता में है कि अब क्या करेंगे। कुर्सी की मोह में कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को उद्धव ने लगभग खत्म ही कर दिया है। वहीं अब संजय राउत कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन लोग सब देख रहे हैं। संजय राउत से लेकर उद्धव गुट के नेता हार को लेकर तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे जब से आए हैं, तब से मानो महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं और खास तौर पर शिवसेना यूबीटी को कांटे खून नहीं निकल रहा है। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी को ऐसी पछाड़ी लात जनता ने मारी है कि महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से मुंह के बल गिर गया और उन्हें अब संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसे में दर्शकों, अब महाविकास अघाड़ी के नेताओं को लगने लगा है कि अब उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है और शिवसेना यूबीटी के नेताओं को तो ऐसा ही लग रहा है कि उनका तो राजनीतिक भविष्य ही पूरी तरह से खत्म हो गया। इसलिए संजय राउत से लेकर पार्टी के दूसरे नेता बहाने बना रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को प्रचंड जनादेश मिला है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चुनाव में मिली अपार सफलता के बाद महायुति सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। वहीं विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट ने एक बार फिर बैलेट पेपर और ईवीएम के आंकड़ों में अंतर को लेकर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। संजय राउत के बाद अब शिवसेना यूबीटी के विधायक वरुण सरदेसाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हम पोस्टल बैलेट में 143 सीटों पर आगे थे, तब ईवीएम की मतगणना में महाविकास अघाड़ी 46 पर कैसे आ गई। अंतर बताते हुए उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताई। बता दें कि वरुण सरदेसाई बांद्रा ईस्ट सीट जीतकर विधायक बने हैं। उन्होंने कहा कि पोस्टल से लेकर ईवीएम में लगभग हर जगह हमारे वोट कम कर दिए, इससे हमें कई सीटों पर हार मिली। वरुण सरदेसाई ने चुनाव आयोग से सवाल पूछा है कि आखिर ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि पोस्टल वोटों की गिनती के दौरान हम महायुति की तुलना में कई सीटों पर आगे थे, लेकिन ईवीएम की गिनती में हम महायुति से पीछे हो गए। मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव का ट्रेंड देखिए, पोस्टल बैलेट और ईवीएम का नतीजा मेल खा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव का परिणाम बिल्कुल अलग है। ईवीएम की गिनती में 5 से 15% का पीछे चले जाना ये कैसे मुमकिन है। इससे पहले संजय राउत ने भी ईवीएम पर कई सवाल उठाए थे। संजय राउत लगातार ईवीएम पर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के घर बंधे कुकुर के समान है। और यह विवादित बयान दिया था कांग्रेस के विधान परिषद अध्यक्ष भाई जगताप ने। दर्शकों, आप लोग खुद ही सोचिए कि जो संवैधानिक संस्थाओं के लिए इस तरह का रुख रखते हो, वो देश के संवैधानिक मूल्यों का क्या ही ख्याल रखेंगे। विपक्ष के नेता हार पचा नहीं पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान जब विपक्ष की ज्यादा सीटें आई थी, तब ईवीएम को लेकर वो चुप थे, लेकिन अब हार के बाद वो ईवीएम का रोना रो रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, क्योंकि जनता की वोटों की वजह से ही महायुति की प्रचंड जीत हुई है, तो वहीं एमवीए गठबंधन की करारी हार। ऐसे में अब संजय राउत और विपक्ष के नेताओं की दाल गलने वाली नहीं है। दर्शकों, दिल्ली के भीतर बस मार्शलों को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल ने लगभग 9 साल से ज्यादा शासन किया, लेकिन वो लगातार यू टर्न लेते रहे और दिल्ली के लोगों से किए वादे भुला दिए हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से कहा था कि हम आप लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो नहीं दिए, जो था वो भी ले लिया, जिसकी वजह से मार्शल के घरों में दिवाली के रात भी अंधेरा हो गया और वो लोग त्योहारों में भी गुर्बत का जीवन जीने के लिए मजबूर रहे हैं। लेकिन अब जब केजरीवाल पदयात्रा निकाल रहे हैं, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में केजरीवाल को घिरता देख आतिशी भी बैकफुट पर आ गई हैं। तो वहीं केजरीवाल पर पानी फेंकने वाले आदमी ने साफ कर दिया कि वो सरकार की नीतियों से परेशान हो गए हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर शनिवार को पानी फेंकने के मामले में मालवीय नगर निवासी अशोक कुमार झा से अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अशोक की निशानदेही पर 1/3 पानी से भरा 500 ml का गिलास और बोतल जब्त कर ली गई।
अशोक कुमार झा के खिलाफ धारा 126/169 BNSS के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आगे की जांच जारी है। मालवीय नगर के सावित्री नगर में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंकने वाले आरोपी बस मार्शल अशोक झा को पुलिस ने 24 घंटे की हिरासत रखने के बाद छोड़ दिया है। आरोपी ने सरकार की नीतियों से परेशान और दुखी होकर अरविंद केजरीवाल पर पानी फेंका था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बस मार्शल ने सिर्फ पानी फेंका था। मौके से सैंपल लेकर रोहिणी स्थित FSL भेजा जाएगा। आरोपी अशोक झा का कहना है कि वो सरकार की नीतियों से परेशान था। वो राशन कार्ड बनवाने गया तो काम नहीं हुआ। दर्शकों, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके नेता बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी केजरीवाल पर हमला करवा रही है, लेकिन पानी फेंकने वाले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि केजरीवाल ने जिन बस मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया और पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी तक नहीं मिली, वही लोग जब केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे तो इसे आपके नेता साजिश बताने लग जा रहे हैं। आप देखिए, जिस बस मार्शल के खिलाफ आप और आपकी पार्टी कल से लगातार आरोप लगाए जा रही है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, कैसे वो एक एक रुपए का मोहताज था। बच्चों की फीस देने तक के लिए पैसे नहीं है बस मार्शलों के पास। शर्म करो केजरीवाल। वहीं अरविंद केजरीवाल का विरोध देख आम आदमी पार्टी लाइन पर आई है और बस मार्शल के मुद्दे पर LG पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा DTC बसों में तैनात मार्शल की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी देने की अपील की है। CM आतिशी ने ये चिट्ठी 13 नवंबर 2024 को भेजे गए प्रस्ताव की मंजूरी को लेकर लिखी है, जो अब तक लंबित है। उन्होंने उपराज्यपाल से निवेदन किया है कि इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द स्वीकृति दें ताकि बसों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। CM आतिशी ने चिट्ठी में कहा है कि हमारी सरकार ने 13 नवंबर को मार्शल्स को फिर से रखने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब से इस प्रस्ताव पर आपकी ओर से कोई मंजूरी नहीं मिली। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि इसे स्वीकृति दें, क्योंकि आपकी स्वीकृति का इंतजार पूरी सरकार, मार्शल्स और दिल्ली की महिलाओं को है। दर्शकों, आपकी सरकार ने मार्शलों को नौकरी से निकाल दिया था। मार्शलों को सैलरी नहीं मिल रही है और अब वो विरोध कर रहे हैं, तो चुनाव को देखते हुए आतिशी और आपके नेता LG पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार ने लोगों को इतना ठगा है कि वो अब विद्रोही हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।